नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका एक मिक्स रिवीजन हो सके और एक साथ कई सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट हम यहीं पे कवर कर जाते हैं, तो एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ये हमारा इस सीरीज का 17वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए, दो फेमस मरुस्थल जो आपके आते हैं और ये दोनों के दोनों आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के दो आपके जो मरुस्थल हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। एक है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और एक है आपका गिब्सन मरुस्थल। कई बार गिब्सन पूछ लेता है, कई बार इसको पूछ लेता है। ये दोनों फेमस जो मरुस्थल हैं कहाँ हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस ग्रेट के साथ एक और चीज याद कर लीजिए, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये भी पूछा जाता है कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के समीप है, ठीक है। और इसी ग्रेट को लेकर के एक और चीज याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये भी क्वेश्चन बनता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वत श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी आती है। उसका नाम भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उसका नाम है कोस्युस्को। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, उनके डेजर्ट को लेकर के, उनकी पर्वत श्रृंखला को लेकर के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो देखिए, जो अलग अलग स्थानों को, अलग अलग स्थलों को या जल और स्थल को आपस में जोड़ती हैं, ऐसे ही एक है आपकी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि आपकी बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो इसे आपने याद करना है, जो आपकी बैफिन की खाड़ी है और अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को आपस में कौन जोड़ती है? डेविस जल संधि, ठीक है। अगर हम अदर की बात करें, यहां पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन आपस में जोड़ता है? तो भूमध्य और अटलांटिक को जोड़ता है जिब्राल्टर, ठीक है। जो जिब्राल्टर जल संधि है वो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर की बात करें, इन दोनों को आपस में सुंडा जल संधि जोड़ती है। इसका नाम याद करेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की बात करें, इन दोनों को मैगलन जल संधि आपस में जोड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां साथ साथ में नोट करते हुए चले। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, अगर आपको इस टाइप की सीरीज का, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, इसका अगर आप ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि आप एक कॉपी को बनाइए, उसमें इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन वाइज लिखते हुए चलें वन लाइनर के तौर पर, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्टों को नोट डाउन करते हुए चलें। और कम से कम डेली 15 या 20 मिनट के लिए उस कॉपी को उठाएं और क्वेश्चंस को याद करने का प्रयास करें। जब आप डेली जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद हो जाएंगे। जब आपको लगे कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन क्वेश्चंस पर कोई निशान लगा दीजिए, कोई गोला कर दीजिए। तो जब भी आप उस कॉपी को दोबारा से खोलेंगे, जो गोले वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, उन पे आप कम फोकस करेंगे, जो दूसरे वाले क्वेश्चन होंगे आप उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। इससे आपको पूरा पता चलता रहेगा आपको कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, और साथ में एक्स्ट्रा फैक्टों को भी वहीं पर रिवाइज करते हुए चलें। तो ही आप इस सीरीज का ज्यादा फायदा इस तरीके से उठा सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहां पर प्रीवियस ईयर के होते हैं। एक और बात, जैसा मैंने कल कहा था, करंट अफेयर को लेके फिर से कुछ कमेंट्स आए थे आप लोगों के। मैंने आपको कहा था करंट अफेयर्स के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। महीने के एंड पे और नए महीने की शुरुआत में 2 से 4 क्लासेस आपकी करंट अफेयर्स की आएंगी और वो सफिशिएंट होंगी। और साथ में जो हमारी घटना चक्र वाली सीरीज है उसे जल्दी दोबारा कंटिन्यू करेंगे, और दृष्टि की जो क्विक बुक है उसको भी हम टॉपिक वाइज जल्दी यहां पर शुरू करेंगे, जो मैंने आपसे कल कहा था।
चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, मांग का नियम किसने दिया था? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा मांग का नियम दिया गया। बेसिकली मांग का नियम जो है वो वस्तु के मूल्य और वस्तु की मात्रा, इन दोनों के बारे में वो हमें संबंध बताता है। जैसे कि अगर वस्तु की डिमांड बढ़ेगी उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो यही आपका जो सिंपल सा लॉ है, इसे ही बोला जाता है मांग का नियम। दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये नियम आपका आधारित होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। किस पर डिपेंड करता है? जो कंज्यूमर होता है उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मांग का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ करी गई थी? तो देखिए भारत में आर्थिक सुधार नीति की शुरुआत आप जानते हैं 1991 में हुई थी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण यहां पर किया गया था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चिनार या चिन्नार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चिनार या चिन्नार वन्यजीव विहार की बात करें, कछुओं के लिए ये काफी ज्यादा फेमस है। कछुए की एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसका नाम है इंडियन स्टार टर्टल, यानी इंडियन स्टार कछुआ। और देश में इन कछुओं का एकमात्र स्थान है चिन्नार वन्यजीव विहार। ठीक है, और ये आपके केरल में पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्य शब्द इसमें से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए आघन्य शब्द का इस्तेमाल गाय के लिए किया गया है ऋग्वेद में। इसको भी याद करना है, बहुत बार पेपर में आता है कि इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है? गाय के लिए। इसका मतलब है ना मारे जाने वाला पशु कौन है? गाय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो देखिए हुमायूं का लेकर के दो बातें पूछी जाती हैं हुमायूं के मरने के बाद की। ठीक है, एक है हुमायूं की जो आत्मकथा है और दूसरी हुमायूं का जो मकबरा है। इन दो क्वेश्चंस को आपको याद करना है क्योंकि इन्हीं दोनों में डाउट होता है। अगर हम हुमायूं के मकबरे की बात करें तो ये आपके दिल्ली में है और इसका निर्माण हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, इनके द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और अगर हम बात करते हैं हुमायूं की जो आत्मकथा है हुमायूं नामा, इसको किसने लिखा है? हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी। तो दोनों याद करने हैं। ठीक है, मकबरा पूछेगा हाजी बेगम और हुमायूं नामा पूछेगा तो गुलबदन बेगम। ठीक है, एक क्वेश्चन हुमायूं के मकबरे को लेकर के आपसे और आता है। लोकेशन तो पूछता ही है, कहां है? दिल्ली में है। आपको पूछा जाता है हुमायूं के मकबरे में मुगल सल्तनत के या मुगल साम्राज्य के और किन किन व्यक्तियों को दफनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के साथ साथ यहां पर दारा शिखो को भी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। इसके अलावा जो हाजी बेगम है इनको भी, आलिमगढ़ जो द्वितीय है उसको भी, फर्रुखसियार उसे भी यहीं पर दफनाया गया है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में। ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आपसे पूछा गया था कि इनमें से किसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया नहीं गया है। तो आपको नाम याद करने हैं। हुमायूं के अलावा हाजी बेगम है, आलमगीर द्वितीय है, फर्रुखसियार है, इनको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो देखिए दक्षिण भारत का सबसे फेमस साम्राज्य माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। इन्होंने किस देवता के नाम पर शासन किया? विरूपाक्ष देवता के नाम पर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। भगवान शिव के रूप में इनको माना जाता है, इनके नाम पर इन्होंने शासन किया। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी मानी जाती है हम्पी, वहां पर बेसिकली सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? इन्हीं की होती है। इसी आधार पर यह डिसाइड किया गया कि इन्होंने किन देवता के नाम पर शासन किया? विरूपाक्ष देवता। ठीक है, यानी भगवान शिव के नाम पर। अगर हम वंश की बात करें कि कौन सा वंश किस धर्म को मानता था, तो जो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश स्थापित हुआ, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, संगम वंश, ये आपका शैव धर्म को मानता था। ठीक है, संगम वंश के बाद जो आपका तुलुवा वंश आता है, इससे पहले जो सुलवा वंश आता है, ये दोनों के दोनों किस धर्म को मानते थे? ये वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन हम्पी में पूजा किसकी होती है? विरूपाक्ष देवता की, भगवान शिव की। ठीक है, इन्हें आपने याद करना है। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री डायमिकस किसके दरबार में आया था?
तो देखिए एक विदेशी यात्री है डायमकस, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, कहां से आया था, किसके दरबार में गया, किस राजा का ये राजदूत था, ये तीनों प्रश्न। डायमिकस की बात करें, एक राजा है आपका सीरिया का नरेश जिसका नाम है एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस का राजदूत था आपका डायमिकस। एंटियोकस कौन है? सीरिया का नरेश, और इसका राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायमिकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में। 3 राजा और 3 राजदूत आपको याद करने हैं। सबसे पहले आपको नाम याद करना है सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, जो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीस। वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। उसके बाद राजा बनता है बिंदुसार। इसके दरबार में सीरिया का जो नरेश था एंटियोकस, उसका राजदूत डायमिकस आया। और बिंदुसार के बाद राजा बनता है अशोक। अशोक के दरबार में जो मिस्र का राजा था टॉलमी फिडले डेल्फस उसका नाम था, उसका राजदूत जिसका नाम था डायनोसिस, ये अशोक के दरबार में आया, ठीक है। तो डायमेकस बिंदुसार में और डायनोसिस ये आया आपके अशोक के दरबार में, दोनों याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो देखिए गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र की बात करें, यह उज्जैन था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 2 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, पहला गुप्त काल का पूछता है और दूसरा गुप्त काल के बाद का पूछता है। अगर गुप्त काल का पूछेगा आप उज्जैन को बताएंगे, और गुप्त उत्तर काल का पूछेगा यानी गुप्त काल के बाद का पूछेगा तब आप कन्नौज को बताएंगे, ठीक है। गुप्त काल में जो फेमस व्यापारी केंद्र था वो उज्जैन था, लेकिन जैसे ही गुप्त काल कमजोर हुआ, गुप्त काल का पतन हुआ गुप्त साम्राज्य का, उज्जैन से हटकर कन्नौज महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन चुका था। और इसीलिए फिर कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल नरेश, प्रतिहार नरेश और राष्ट्रकूटों के बीच में। इन दोनों को याद करने हैं, दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन किस कांग्रेस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो अब तक आपसे यही पूछा जाता है, यह स्टेटमेंट किसका है? अब पूछा जाएगा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, इसमें कही थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका से भी एक पत्र निकाला गया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 1903 के आसपास उन्होंने इसको निकाला था। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा चलती है? सुप्रीम कोर्ट में आपकी अंग्रेजी चलती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आर्टिकल 348 जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट, इसके अलावा विधानसभा, लोकसभा, इनमें किस भाषा का इस्तेमाल होगा उसके बारे में बताती है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में क्या चलती है? अंग्रेजी चलती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जितना भी काम होता है, कागजी कार्य, वो सब किस में होता है? इंग्लिश में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए सरकारी उपक्रम समिति की अगर हम बात करते हैं, सरकारी समितियों को लेकर के, लोकसभा की समितियों को लेकर के लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उन्हीं में से एक आपकी स्थायी समिति है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें होते हैं टोटल 22 मेंबर। 22 में से 15 मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर आपके राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू किया गया तो शुरुआत में यह समिति अस्तित्व में नहीं थी। किस समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया? एक समिति थी कृष्ण मेनन समिति। इस समिति ने 1963 में अपनी सिफारिशें दी कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनके नियंत्रण के लिए लोकसभा को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसका नाम था सरकारी उपक्रम समिति, और तब यह अस्तित्व में आई। इसका गठन 22 सदस्यों से मिलकर होता है। 15 आपके लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा के होते हैं। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हर साल इस समिति का गठन किया जाता है। यानी कितना टाइम पीरियड है इसका? 1 साल। हर साल ये बनती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास ये टारगेट था कौन सी पंचवर्षीय योजना का? 11वीं पंचवर्षीय योजना का।
ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आपसे पंचवर्षीय योजनाओं के टारगेट लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसमें भी टारगेट यही था, समाजवादी समाज की स्थापना करना, साथ में स्थायित्व के साथ साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त करना। ये किसमें शामिल था, चौथी में। अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको पूछी जाएगी, देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना और 10 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। किसमें था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं में क्या था, तीव्रतम विकास और समावेशी विकास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। यानी प्रायद्वीपीय भारत, हर बार मैं आपको कहता हूं प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत के बारे में बात हो रही है। दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन आपने बताना है। आप जानते हैं भारत का अगर आपसे सबसे बड़ा बेसिन पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, गंगा नदी बेसिन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है भारत में, वो आता है गोदावरी। गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। और साउथ का, दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, गोदावरी। लेकिन यहां पर दूसरा वाला पूछा है, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन आपका कृष्णा बेसिन है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर होगा। इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन कई बार भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो गंगा, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा तो आप बताएंगे कृष्णा बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हिंदी में बोलें, हिंदी में बोला जाएगा राष्ट्रीय एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन। कहां स्थित है, ये आपके बंगाल के कलकत्ता में आता है। ठीक है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो देखिए, कोडाई कनाल बहुत ही फेमस एक हिल स्टेशन है और ये आपके पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये पहाड़ी आपकी कहां पड़ती है, ये पर्वत श्रृंखला आपकी तमिलनाडु में है। तो कोडाई कनाल कहां है, आपका एक फेमस हिल स्टेशन तमिलनाडु में है। कहां, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर पड़ता है, पालिनी पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, दूसरा पूछा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए, और तीसरा पूछा जाता है साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए। तीनों के उत्तर अलग हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल, और साउथ एशिया की बात करें इसमें सबसे बड़ा आता है आपका थार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया में पूछेगा तो सहारा, एशिया में पूछेगा तो गोबी, और दक्षिण एशिया में पूछेगा तो थार। ठीक है, मरुस्थलों को लेकर के एक क्वेश्चन और किसी पेपर में पूछा गया था कि मरुस्थलों में कितनी वर्षा होती है, किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो आपका मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर जो सालाना बारिश है उसकी संख्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है, उसको बोला जाता है मरुस्थल। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता रहता है। भारत की नेशनल आय में सबसे ज्यादा योगदान तीसरे क्षेत्र का है, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। राज्य यानी कि जो सरकार है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो चाहे स्टेट्स की हो, तो सरकार को, राज्य को एक आवश्यक बुराई ये माना किसने, थॉमस पेन ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा ब्याज की वह दर जिस दर पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है। पसंदीदा ग्राहक का मतलब यहां पर यह है कि जिन ग्राहकों का जो लोन लेने की कैपेसिटी है वो काफी अच्छी है, जो टाइम टाइम पे अपना लोन पे कर देते हैं, जिनकी कैपेसिटी काफी अच्छी है, उनके बारे में बात है। तो बैंक ऐसे ग्राहकों को जो लोन देता है, जिस रेट पर लोन देता है, उसे मुख्य लोन दर यानी कि जो प्राइम लोन रेट होता है वो कहा जाता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है,
ये आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, रेणुका झील की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुका झील, पहला पॉइंट तो यह है कि ये एक रामसर सूची में शामिल है, तो ये एक रामसर साइट है, ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा फैक्ट जो इसको लेकर जुड़ा हुआ है, भारत में लगभग 75 के करीब रामसर स्थल हैं, उनमें जो सबसे छोटा रामसर साइट है वो यही है, रेणुका झील, और ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो देखिए, संसद के सचिवालय से कौन सा आर्टिकल आपका जुड़ा हुआ है? सही आंसर है आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 किससे जुड़ा है? संसद का जो सचिवालय है उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमुख सैंधव स्थल चन्हुद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, चन्हुद्रो जो है आपका, ये पाकिस्तान में पड़ता है और ये आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात करें चन्हुद्रो की, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? जो NG मजूमदार हैं उनको इसकी खोज का श्रेय जाता है। इसकी खोज इन्होंने 1931 में करी थी, लेकिन यहां पर जो व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया गया वो JH मैके के द्वारा करवाया गया 1935-36 में। खोजकर्ता पूछेगा आप मजूमदार का नाम बताएंगे, और अगर उत्खननकर्ता का नाम पूछेगा आप मैके का नाम बताएंगे। चन्हुद्रो से हमें क्या चीजें मिली हैं? तो चन्हुद्रो से हमें मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। मनके यानी जो मुहरें होती हैं, तो मुहर बनाने के कारखाने के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? चन्हुद्रो से मिले हैं। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो देखिए, आप जानते हैं हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है, ठीक है। इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। जब हमारा संविधान लागू किया गया उस समय इसमें टोटल भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को मान्यता इसमें दी गई 21वें संशोधन के तहत 1967 में, जब सिंधी भाषा को इस सूची में शामिल कर दिया गया। इसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं इनके रूप में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया 71वें संशोधन के तहत 1992 में। और इसके बाद 19, 20, 21, 22 इनके रूप में जो आपकी 4 भाषाएं थी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, इनको शामिल किया गया 2003 में 92वें संशोधन के तहत। इन तीनों संशोधन को याद करने हैं जो भाषा को लेकर हुए थे। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो देखिए, ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में हुआ? यह हुआ था केरल विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। केरल विधानसभा के चुनाव में 1982 में जो केरल की एक विधानसभा सीट है, पारूर विधानसभा सीट, पूरी विधानसभा सीट पर नहीं हुआ था, केवल 50 बूथ पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछा है, कहां पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ? केरल में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईवीएम का इस्तेमाल कर पूरे राज्य का चुनाव पहली बार किसका हुआ, तब आप बताएंगे गोवा का हुआ, ठीक है। ईवीएम का पहला प्रयोग केरल में हुआ, लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल कर पूरे राज्य का चुनाव गोवा का हुआ 1999 में, ठीक है। लोकसभा का चुनाव कब करवाया गया ईवीएम के द्वारा? 2004 में। और 2009 के बाद सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव किससे होता है? ईवीएम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हम भी इसको कई बार कवर कर चुके हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपका एक फायदा ये भी होता है कि जो क्वेश्चन जितनी बार रिपीट होता है, सारे फैक्ट आपके उतनी बार यहां पर साथ साथ में रिवाइज भी चलते रहते हैं। अगर हम विधान परिषद सदस्यों की बात करें, इसमें कम से कम सदस्य 40 होने चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगर हम अधिकतम की बात करते हैं तो विधानसभा का 1/3 इसमें होना चाहिए, ठीक है। जो मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए विधान परिषद की कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की 1/3। और अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60 है और मैक्सिमम संख्या 500 है। दोनों को याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली को निम्न में से किसके शासन काल में प्रचलित थी? तो
तो देखिए, राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली थी, इसको जो टोडरमल था इसके द्वारा शुरू किया गया था। और टोडरमल आप जानते हैं अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। टोडरमल ने हालांकि शेरशाह सूरी के साथ भी काम किया था, लेकिन जो ये जब्ती प्रणाली है ये अकबर के शासनकाल में 1570-1571 में इनके द्वारा लागू करी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो टोडरमल है, टोडरमल काफी फेमस राजस्व अधिकारी माने जाते हैं मध्यकालीन भारत के। पूछा जाता है इन्होंने अकबर के अलावा किस राजा के साथ काम किया, तब आप शेरशाह सूरी का नाम बताएंगे। तो इनको भी आपने याद करना है। क्वेश्चन ये भी आपसे कई बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके के उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको हम पूरे अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करते हैं, जैसा हमने आज के वीडियो में कवर किया। अभी तक हम 17 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अगर 30 को भी एवरेज मान के चले हर पार्ट में, तो करीब 500 के ऊपर हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जब आप इनको नोट डाउन करेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, तो 2 या 3 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, और आप उन पे निशान लगाने शुरू कर देंगे। एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा, आपको इससे डेफिनेटली लाभ होगा। साथ में टॉपिक वाइज अपनी स्टडी को लगातार करते रहिए। हम भी जल्द यहाँ पर टॉपिक वाइज जो आपकी सीरीज है दृष्टि क्विक बुक सीरीज, उसको यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। और साथ में पीसीएस के अलग अलग राज्यों के जो एग्जाम हुए हैं आपके, उनके लिए जो घटना चक्र है उसको भी हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले भी हमने शुरू किया था हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और पॉलिटी को, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको हम दोबारा से जल्द शुरू यहाँ पर करने जा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम से पहले जीके आप अलग अलग तरीके से जीके को कवर कर पाएं, जिससे आपको चीज़ों को याद करने में, रिवाइज करने में और लंबे समय तक उनको याद करने में मदद मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।